अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शहरियार वड़ाइच। नाज़रीन, हम सब ने ग़ुलाम अब्बास की कहानी कतबा पढ़ी है अपने बचपन में, और ये कहानी मुझे कभी भी तसव्वुराती महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं जब भी ये कहानी पढ़ती थी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक उदासी सी महसूस होती थी कि इंसान अपने घर के लिए कितनी मेहनत करता है। और जैसे कि उस कहानी में भी है कि वो शख्स अपने घर के लिए कतबा बनाता है, कभी उसको अपने घर और कभी ऑफिस में उसको फिक्स करने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी एक अपनी जगह है वहाँ पे उस कतबे को नस्ब कर सके, लेकिन आखिर में वो कतबा उसकी कब्र पे लगता है। मतलब आप ये सोचें तो आपको ये तसव्वुर ही बहुत उदास कर देता है कि एक इंसान अपने घर की खातिर कितनी मेहनत करता है, और आपका घर चाहे महलों जैसा ही क्यों ना हो, और अगर वो किराए का है तो वो 2 कमरों वाला जो सुकून है, जो आपके अपने घर का सुकून होता है, वो उसमें आप नहीं महसूस कर सकते। ये कहानी आज करोड़ों लोगों की कहानी है। ज़मीन की आसमान को छूती कीमतों की वजह से अब चंद मर्दों का मकान भी ख्वाब बनकर रह गया है, और महंगाई के इस दौर में अपने घर का ख्वाब देखना कैसे मुमकिन है। यकीनन ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, इसमें अपना 2 कमरों का मकान भी हासिल करना कितना मुश्किल है। आज के प्रोग्राम में हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि किस तरह मुमकिन है 2 कमरों का घर हासिल करना। लेकिन सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, दिस वीक इन रियल इस्टेट की जानिब। तो पहली खबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में चीनी कंस्ट्रक्शन सामान और तरीकों का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा, जिससे ना सिर्फ हमारी सनत को फ़रोग मिलेगा बल्कि उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि अगले 7 सालों में पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैरान कुन तौर पर 92% तक बढ़ सकती है। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान में भी अच्छे हालात आएँ। इस बात का ऐलान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मुअज़्ज़म घुर्की ने किया है। शहरियार, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि अगर इस तरह की पाकिस्तान में चीज़ें आ रही हैं, कोई इंडस्ट्री को फ़रोग मिल रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वैसे तो बड़ा अच्छा कदम है अगर हम बाहर से टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम टेक्नोलॉजीज़ को अगर लेके आते हैं और उनके अंदर फिर हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं उनको यूज़ करने की, तो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ होल। अब ये कितना पॉसिबल है, देखिए हमारे पास बना बनाया सामान तो आ रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है। बना बनाया सामान जो है वो तो हम पहले से भी आ रहा है। टाइल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बाकी जो है वो फिक्सचर्स एंड फिक्सचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। बट मसला अभी आजकल ये चल रहा है कि आपके डॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल कम हुए हैं। तो ये कितना वायबल है इन द ग्लोबल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, ये इसके ऊपर जो है डॉलर तो कम है लेकिन डॉलर का रेट आसमान पे जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी, यकीनन ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल और सोच है। अच्छा, बहरहाल इस पे हमारे नुमाइंदे लुकमान हैं, उनसे ये कि ये क्या प्लानिंग क्या की गई है। जी लुकमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हाल ही में ये चीज़ फ्लोट की गई कि अगर पाकिस्तान जो है अपना मकामी तौर पर तैयार करदा स्टील, सरिया या दीगर जो चीज़ें हैं उनकी बजाय चाइना से इंपोर्ट की हुई चीज़ें या चाइना में तैयार करदा चीज़ों को प्रमोट करे यहाँ पर इस्तेमाल को, तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और बात काफ़ी हद तक सही भी है। वजह यह है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ी चीज़ होती है। अगर एक मुल्क जो है 10,000 चीज़ें तैयार करता है और दूसरा मुल्क जो है वो 10 अरब चीज़ तैयार करता है, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जो खाम माल की कीमत होती है वो ऑटोमेटिकली आधी से कम हो जाती है। और चाइना को यही इसका जो एज है दुनिया में कि वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो है सस्ती चीज़ खाम माल लेता है और उसका सस्ता उसका बनता है चीज़। अगर चाहे लेबर जो है वो बहुत महंगी है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन इसके लिए एक और ऑप्शन जो चाइनीज सोच रहे हैं वो है रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में चाइनीज इंडस्ट्री आ जाती है, जैसे कि सी पैक का एक प्रोजेक्ट था पहले, आज से 1.5 साल पहले तकरीबन वो फ्लोट किया गया कि जो सरिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो चाइना पाकिस्तान में तैयार करना शुरू कर देगा। 15 लाख टन जो है सरिया जो है उसकी तय किया गया कि ये पाकिस्तान में बनेगा, चाइनीज कंपनियां बनाएंगी। अच्छा। और सी पैक के जितने प्रोजेक्ट हैं उन पे ये इस्तेमाल होगा। 2 फैक्टर्स में जो बचत होती है, एक चाइना को उसका अपना फायदा हो जाएगा कि वो भी इसमें से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे, और सेकेंडली पाकिस्तान को ये फायदा है कि पाकिस्तान को जो खाम माल है
जो री रोलिंग के लिए या बार बनाने के लिए वो मंगवाना नहीं पड़ेगा। और खासतौर पर ना हालात में आजकल तो खास तौर पे कि जब आपके पास डॉलर ही नहीं है। ये प्लान अभी सिर्फ फ्लोट हुआ है या इसके ऊपर अब काम भी हो रहा है? गवर्नमेंट के इसके अंदर भी कोई तरजीह है गवर्नमेंट की भी इसके ऊपर? नहीं, अभी तक ऐसा अगर आप देखें तो वो एक फ्लोट हुआ है पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर की तरफ से। यकीनन वो भी आधे पाकिस्तानी उनमें होते हैं जो उनकी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है, आधे चाइनीज हैं। वो सोच रहे हैं कि ये विन विन प्रोपोजिशन हो जाए, इसमें यकीनन पाकिस्तान को भी फायदा होगा और चाइना को। तो अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ अभी तक। ये एक आइडिया है, फ्लोट किया गया है, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी होगी यकीनन कि पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान आपका। अच्छा जी, अगली खबर पेशावर के आवाम के लिए, और आपके लिए ये खुशखबरी है कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम 2024 के PSL मैचेस के लिए तैयार किया जा रहा है। और 2018 में इस मंसूबे का आगाज किया गया था, जो कि इस साल यानी 2023 में मुकम्मल होने की उम्मीद है। लेकिन अगर लागत की हम बात करें तो इसमें एक तशवीशनाक बात यह है कि ये मंसूबा शुरू हुआ था 1 अरब 39 करोड़ से, लेकिन अब जो इसकी लागत है वो 1 अरब 90 करोड़ से बढ़ गई है। यानी कि जो इसमें शायद हम डॉलर की भी वजूहात कह सकते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी लागत में इजाफा हुआ है। वो फैक्टर्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं? फैजान, क्या वजह है लागत एकदम से बढ़ने की? हम अच्छी खबर तो दे रहे हैं कि स्टेडियम तैयार हो रहा है, लेकिन ये भी तशवीशनाक बात है कि उसकी लागत में एकदम से इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल आयशा, अगर मैं आपको बात करूं तो पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम के बारे में, तो पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम में जो आखिरी मैच खेला गया था वो 2007 में पाक भारत मैच खेला गया था। हमें याद है पेशावर के जो लोग हैं वो क्रिकेट काफी शौकीन भी हैं, तो ये ग्राउंड जो है वो मुकम्मल भरा हुआ था। 2018 में अरबाब नियाज स्टेडियम की जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए तोसी मंसूबा शुरू किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ये मंसूबा जो है वो 2023 में मुकम्मल होगा और 2024 में इसमें PSL का मैच भी खेला जाएगा। हम पेशावर के लोग जो हैं काफी बेसब्री से PSL का इंतजार भी कर रहे हैं कि पेशावर में खेला जाए। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 1 अरब 39 करोड़ से शुरू हुआ था और 1 अरब 90 करोड़ तक पहुंच गया। इस तरह हमने काफी प्रोजेक्ट जो हैं वो पेशावर में देखे हैं। अगर मैं आपको BRT प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो अक्टूबर 2017 में मंसूबे का आगाज BRT का हुआ था, जिसका कहा गया था कि 6 माह में ये मंसूबा जो है वो कंप्लीट होगा और 50 अरब रुपए इसके मंसूबे के लिए जो है वो लागत रखी गई थी। लेकिन मंसूबा जो है वो 2 साल 10 माह के अरसे में ये BRT का मंसूबा कंप्लीट हुआ था और जिसपे लागत भी जो है वो बढ़ के 70 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। तो इस तरह मंसूबों की जो लागत जो है वो अक्सर हमने देखा है बढ़ भी जाती है और टाइम फ्रेम भी जो है उनका ज्यादा हो जाता है। जी तो फैजान, इसमें आपके ख्याल में मेन वजूहात क्या हैं? ये अभी हम डॉलर के रेट की वजह से ये इंक्रीज आया है उस BRT वाले में भी, इसमें स्टेडियम में भी, और या फिर ये प्लानिंग नहीं है? ये इसमें आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ों में चेंजेस आती हैं, बट ये कंसिस्टेंटली होना, क्या ये कौन सी मेन वजूहात है जिसकी वजह से ये टाइम भी इंक्रीज हो जाता है और प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं? मैं अगर अरबाब नियाज स्टेडियम पे बात करूं तो ये जो मैनेजमेंट है इन्होंने पहले से मुकम्मल तैयारी नहीं की होती, मुकम्मल स्टडी नहीं की होती कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट पे लगाना क्या क्या है। जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उन्हें बाद में याद आता है कि इस प्रोजेक्ट में ये चीजें भी ऐड करनी है, ये चीजें भी ऐड करनी है। अभी अगर हम अरबाब नियाज स्टेडियम के बारे में बात करें तो पहले इन्होंने कहा कि जदीद पवेलियन बनेगा, मीडिया के लिए कमेंट्री बॉक्स बनेगा, खिलाड़ियों के लिए जो है वो हॉस्टल बनाया जाएगा। तो फिर बीच में उसके बाद जो है खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल ऐड हुआ, दीगर ऐसी चीजें बीच में फिर ऐड हुई, जिसकी वजह से इसका जो लागत है वो भी बढ़ गई। और अगर BRT जो मैंने पहले जिक्र किया तो BRT के रूट्स इन्होंने फिर ज्यादा किए, फिर डिजाइन जो है वो बार बार BRT के ये लोग बार बार चेंज करते रहे। पहले के जो इंजीनियर्स ने जो काम किया था वो सही तरीके से नहीं किया था। बार बार हम देखते रहे कि BRT के जो रूट्स पे जो डिजाइन इन्होंने बनाया था, डिजाइन जो है वो BRT के बार बार चेंज होते रहे, तो इसी वजह से लागत भी जो है वो बढ़ जाती है। जी तो फैजान, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि पहले BRT का भी इसी तरह डिले होता रहा मामला, तो उसका एंड में जो लागत थी वो इतनी ज़्यादा हो गई। इस वाले प्रोजेक्ट के हवाले से क्या ये कंफर्म किया गया है कि इसी साल इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी लागत मजीद बढ़ेगी? आयशा, इस तरह के हम खुद भी ऑन ग्राउंड जाके चीजें देखते हैं तो
2018 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इन्होंने कहा था कि इसको हम साल डेट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और 2020 का जो है वो PSL यहाँ पे खेला जाएगा। फिर वो नहीं हुआ, 2021 का कहा गया कि खेला जाएगा। अब यहाँ तक कि 2023 तक ही इन्होंने कहा था कि PSL यहाँ पे खेला जाएगा, लेकिन ग्राउंड कंप्लीट नहीं था। तो ग्राउंड कंप्लीट ना होने की वजह से PSL यहाँ पे आ नहीं सकता, पेशावर में मैच नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जाके देखते थे तो ग्राउंड में काम हो रहा था। जो उससे जो पिच है उस पे काम हो रहा था। उसके लिए स्पेशल नंदीपुर की जो क्ले है पिच के लिए वो मंगवाई जाती है। पिच जो है वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं थी। 3 से 4 पिचेस बनाई जाती हैं हर ग्राउंड में और इंटरनेशनल मयार के मुताबिक जो है वो ग्राउंड को मुकम्मल तैयार किया जाता है। तो अब जो हमने लास्ट विजिट किया था सुनो टीवी के लिए, तो हमने देखा था कि ग्राउंड कंप्लीट होने के बिल्कुल आखिरी मराहिल पे पहुंच गया है और लग ये रहा है कि 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए, लग रहा है और उम्मीद भी करते हैं कि 2023 तक ये मुकम्मल हो जाए ताकि 2024 का PSL हम भी वहां पे दें। शुक्रिया फैजान आपका। अच्छा जी, तीसरी खबर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में गवादर में बिजली के मसाइल को खत्म करने के लिए 100 मेगावाट के ईरान गवादर पावर ट्रांसमिशन समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह के बाद सप्लाई का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बताया जाता है कि इससे न सिर्फ शहर को 24 घंटे बिजली की फराहमी होगी बल्कि गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट को मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए भी बिजली की फराहमी दस्तयाब होगी। इसमें मजीद हम अपडेट्स लेंगे सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताएगा क्या इस मामले की, इस प्रोजेक्ट की तफसीलात है? ऐसा है आयशा के जैसे कि हम देखते हैं कि गवादर की अहमियत जो है वो ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है। गवादर पोर्ट के हवाले से वहां पर हम देख रहे थे कि मकरान डिवीजन के जो बेशतर इलाके थे, इससे पहले भी उन पर जो बिजली का इन्हिसार था वो ईरान से आने वाली बिजली था। ताहम इस हवाले से जो मुकम्मल तौर पर एक प्रॉपर मंसूबा किया गया था वो बताया जा रहा है कि तकमील के आखिरी मराहिल में है और अनकरीब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो गवादर में इस 100 मेगावाट बिजली जो कि ईरान गवादर ट्रांसमिशन लाइन होगी इसका इफ्तिताह बाकायदा करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि न सिर्फ गवादर के पूरे शहर को 24 घंटे बिजली की जो है वो बिला तातुल फराहमी जो है वो जारी रहेगी, बल्कि इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो दीगर जो मंसूबे हैं जिसमें हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन हैं उसमें जो बिजली की कमी है उसको पूरा करके इसे बहाल कर दिया जाएगा। ये यकीनी तौर पर फायदेमंद होगा बलूचिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर जो गवादर के मुख्तलिफ जो सनती जोन हैं जहाँ पर काम करने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस वक्त ये बताया जा रहा है हमारे जो जराए हैं उनमें कि तकरीबन 51 कंपनियां ऐसी हैं कि जो कि रजिस्टर्ड हैं और 3 कंपनियां ऐसी हैं कि जो अगले 2 माह में अपनी सनतों को चलाने के काबिल होंगी। उनके लिए बिजली का एक बहुत अहम मंसूबा था जिसके लिए जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से ये कोशिशें की जा रही थी कि ईरान से जो 100 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट है इसको फौरी तौर पर तकमील कर लिया जाए ताकि यहाँ पर बिजली की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो गवादर फ्री जोन जो इसका नॉर्थ का फेज 2 है उसकी इंडस्ट्री को भी बिजली की जो फराहमी है, ये बिजली जो है वो ना सिर्फ आम बिजली से सस्ती होगी, यानी कि अगर 85 रुपए की यूनिट बिजली का रेट है तो यहाँ पर ये बिजली जो है वो 50 से 55 रुपए जो है वो फी यूनिट मिलेगी और इससे तमाम तर जो सनतें हैं उनकी कमी को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ गवादर के जो लोग हैं उनको भी बिजली की गैर तातुल फराहमी जो है वो बहाल रहेगी। सही। तो ये किफ़ायत ये बताएं कि ये उधर से ट्रांसमिशन लाइनें से ही बेची हुई थी या ये नई बेच रही हैं ईरान से जो आ रही हैं? देखिए ऐसा है कि गवादर में हम देख रहे हैं कि मकरान डिवीजन के बेशतर इलाके ऐसे हैं कि जो ईरान से आने वाली बिजली को इस्तेमाल करते थे। इससे पहले वहां पर हम देख रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइंस मौजूद थी, तहम जो सूरत हाल थी अमन ओमान के हवाले से और दीगर जो सूरत हाल थी उसके बायस इस पर प्रॉपर काम जो है वो नहीं किया गया था। हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने जब CPEC प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसमें बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज था, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर इसके जो मनसूबे पर काम किया गया और अब ये बताया जा रहा है कि ये मनसूबा तकमील के मराहिल में है। अनकरीब ही जो है वो यहाँ से 100 मेगावाट बिजली जो है वो मिलेगी और यहाँ पर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली कंपनियां हैं जिसमें बिजली की जो बचत के बायस जो पैदावारी लागत है उसमें वाज़े तौर पर कमी आएगी। इसके अलावा गवादर फ्री जोन साउथ और गवादर पोर्ट के लिए भी तकरीबन 12 मेगावाट बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये किफ़ायत मुख्तसर बताएगा, ये सिर्फ गवादर के लिए प्रोजेक्ट है या बाकी मुल्क को भी ये सप्लाई की जाएगी?
देखिए गवादर के साथ साथ जो मकरान डिवीजन के और अजला हैं, जिसमें पंजगूर है, जिसमें तुर्बत है, जिसमें ये बलूचिस्तान गिदानी है, वहां पर हम देख रहे हैं कि इस बिजली के हवाले से बहुत फायदा होगा और वहां पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली, आपका अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, कि एक आम आदमी अपना 2 कमरों के घर का ख्वाब किस तरह पूरा करे, बैंक इस हवाले से क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आसान शराइत पर कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेकर एक आम आदमी कैसे अपना मकान बनाने का ख्वाब पूरा कर सकता है, ये आज का हमारा मौजू है। इस पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सत्तार साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन MCB बैंक हैं, और साथ ही साथ NSM मॉर्गेजेस के तौर पर MCB में काम कर रहे हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे सबसे सादा सवाल ही इस बारे में करना चाहेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस क्या है और हाउसिंग स्कीम में या हाउसिंग सेक्टर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली डिराइव होता है, अगर हमने हाउसिंग फाइनेंस को अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर जो है वो एक की ड्राइवर के तौर पे देखा जाता है, जो किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक ग्रोथ या उसके GDP की ग्रोथ में उसका एक अहम रोल है। अगर आप इसको देखें कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के उन कंट्रीज़ के अंदर हाउसिंग फाइनेंस टू GDP रेशियो इज़ बियॉन्ड 50%। अगर आप इसको साउथ एशिया में देखें तो द एवरेज रेशियो इज़ 3.4%, विद पाकिस्तान रनिंग एट द बॉटम विद लेस दैन 1%। सो इम्पॉर्टेंस हाउसिंग फाइनेंस की बहुत ज़्यादा है किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ में, क्योंकि व्हेन यू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर तो उसके अंदर अलाइड मोर देन 40 इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रो करती हैं, और ये क्लब करती हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को और वेलबींग ऑफ द कंट्री को। हाउसिंग फाइनेंस पाकिस्तान में इनिशियली इट स्टार्टेड बैक इन 1950s थ्रू HPFC, और कमर्शियल बैंक्स केम इनटू दिस बिजनेस इन अर्ली 2000, and primarily they were dealing or catering the need of affluent customers, affluent segment of people in the top 5 to 10 cities. ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है अभी इसमें बहुत ज़्यादा करंटली जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं उसमें 3 से 4 वेरिएंट्स हैं, जिसमें जो भी एक आम कस्टमर है वो प्लॉट लेके बैंक के थ्रू उस पर घर बना सकता है। अगर उसके पास अपना प्लॉट है तो वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, अच्छा, वो घर खरीद सकता है और अपने एग्जिस्टिंग घर को रेनोवेट भी कर सकता है। सो दीज आर द 4 वेरिएंट्स करंटली अवेलेबल। तो शायद ये बताएं कि अभी आपने पहले बात की कि ये HPFC का एक अपना तरीका होगा, फिर जब कमर्शियल बैंक्स आए हैं, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर कमर्शियल बैंक्स जो है वही लीड करते हैं मॉर्गेजेस को। तो ये पहले तो चलिए हम चैलेंजेस के ऊपर बाद में आ जाएंगे। तो ये कोन सी when you say affluent class, what do you mean? Like किस cadre of people, किस SEC ABC वाले लोग हैं जो इन स्कीम से फ़ायदा, आप हाउसिंग लोन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली ले सकते हैं? वो कौन लोग हैं जो नहीं ले सकते? हाउ डू यू जज द क्राइटेरिया? इसके ऊपर थोड़ा तफसीलन बताइएगा। जी, इसमें देखिए जब कमर्शियल बैंक्स व्हेन दे एंटर्ड इनटू द बिजनेस, तो कमर्शियल बैंक्स की एक माइंडसेट ये है कि हमने इसको मेन सिटीज़ के अंदर फाइनेंसिंग इनिशिएट की उन्होंने इनिशियली, और उसमें क्योंकि हम जिस कंट्री में, हमारे मुल्क में इट्स अ हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम, करंटली वी आर अराउंड 20%। सो यहाँ पे टू क्वालिफाई फॉर अ सर्टन लोन, उसके लिए हमें एक इनकम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो बैंक्स की पॉलिसीज़ हैं उसमें ये है कि एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम आपको चाहिए टू अवेल अ सर्टन अमाउंट ऑफ लोन। हमारे मुल्क के अंदर जो करंटली प्रॉपर्टी प्राइसेस है उसमें उसकी वजह से जो मिडल और लोअर क्लास है वो बैंक्स को उसकी एक्सेस नहीं मिलती फाइनेंसिंग के, बिकॉज ऑफ देयर इनकम लेवल्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूज़। सो ये कन्फाइंड हो जाता है प्रोडक्ट इन मेजर सिटीज़ एंड टू हायर और अपर क्लास। अब जब हम इसको रिवाइव करना चाहें या हम इसको बूस्ट करना चाहें, और हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना है वो इसकी आउटरीच बढ़ाना चाहिए। आउटरीच जैसे आप इसको स्प्रेड आउट करें, इजी एक्सेस करें टू जनरल पब्लिक।
अनटिल देन हम लोग वही 5-10 शहरों में सारे बैंक्स फाइनेंसिंग कर रहे होंगे और एक खास तबके के ऊपर सारे बैंक्स का फोकस होगा, वही सबकी टारगेट मार्केट बन जाती है। So why do you think that this is not happening? अब ये आपके सामने एक बात है to increase housing finance भी, इससे बैंक्स को भी theoretically फ़ायदा होगा, उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनके उसके बाद आम बंदों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी मेन वजूहात क्या है इनकी? देखिए, इसमें देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इकॉनमी से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर एंड पे ज़रूरी हैं कि हम उनको एक्सेस दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसका आउटरीच बढ़ाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक इट वेरी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल फॉर द एंड यूज़र। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको कोट कर देता हूँ कि प्रीवियसली गवर्नमेंट ने एक लो कॉस्ट हाउसिंग का इनिशिएटिव लिया बैक इन 2020। हमने ओवरऑल जो हमारा हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, इट्स ओवर 400 बिलियन, आउट ऑफ विच 80 बिलियन प्लस वर लेंड इन लाइक ऑलमोस्ट इन 2 years, विच मीन्स कि जब बैंक्स ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इंट्रोड्यूस की एक लो कॉस्ट सेगमेंट के लिए, उन्होंने लेस इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड मार्कअप रेट के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च किया और बैंक्स को इनकरेज किया कि वो अपना प्रोडक्ट को इन 5-10 शहरों से बाहर लेके जाएं जिसमें हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जाएं। अकॉर्डिंगली बैंक्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया एंड दे स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर हमने इसको बढ़ाना है, इनकरेज करना है, तो हमें इंटरेस्ट रेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत हेविली मैटर कर रहा होता है एंड यूज़र के लिए। दूसरी चीज़ ये है एक्सेस टू फाइनेंस। तो ये दोनों चीज़ें का क्लब हो जाएं तो एंड यूज़र के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ी सा आप एलैबोरेट करें। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आप जो देखते हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं? देखिए, बैंक्स करंटली जो है वो 3 तरह के जो सेगमेंट है उनको फाइनेंस कर रहे हैं। एक सेगमेंट है सैलरीड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन एंड तीसरा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सेट्रा। ये सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दे आर ओपन फॉर बैंक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ पे हम इनकी इनकम एविडेंस के ऊपर आते हैं। नंबर 1 उसमें यह है कि हमारे मुल्क के अंदर देयर इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ लाइक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। पीपल हैव इनकम्स बट वो उस तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है जो कि बैंक्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करती हूँ। सो बैंक्स आर ट्राइंग टू इवॉल्व सर्टन प्रोसेसेस। रेगुलेटर ने भी इसके अंदर बैंक्स को काफ़ी फैसिलिटेट किया है इन डेवलपिंग प्रॉक्सी इनकम कैलकुलेशन क्राइटेरियाज़ के जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है इनकम, वहाँ पे भी आप किसी एक इंडिविजुअल की इनकम को कैसे असेस कर सकें सो दैट कि उसको एक्सेस मिल सके फाइनेंसिंग के लिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट अ सर्टन इनकम और कैश इनफ्लोज ऑफ अ कस्टमर सो दैट कि आप डिराइव कर सकें कि हाउ मच ही इज़ एलिजिबल टू गेट फ्रॉम द बैंक। नंबर 2 पॉइंट है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन। अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में सिचुएशन ये है कि हमारी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो रही होती हैं ओपन मार्केट में। बट व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, सो बैंक अपने रिकोर्स को सिक्योर करने के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप और चैलेंज ये है कि जब हम उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट, टाइम, इवन एट टाइम्स वो स्पीड मनी तक चीज़ें ये इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसका एक आई वुड सजेस्ट कि अगर रेगुलेटर हमें इस तरह की कोई फैसिलिटी लैंड अथॉरिटीज़ या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ मिलके हमें मिल जाए, फॉर एग्जांपल कि हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रॉपर्टी के जो रेलेवेंट ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये हम निगोशिएट करके कोई 1 विंडो ऑपरेशन सेट कर दें फॉर बैंक फाइनेंसिंग, सो दैट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, बैंक शुड नोटिफाई दैट 1 विंडो सेल कि इस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर फाइनेंसिंग बैंक कर रहा है और हमारा यहाँ पे लियन और चार्ज आप मार्क कर लें, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सो एनओसी फ्रॉम दैट 1 विंडो सेल शुड बी मैंडेटरी। उससे होगा ये कि बैंक्स का कंफर्ट आएगा, कस्टमर के एंड पे कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा और बैंक्स को अपने रिकोर्स में आसानी होगी। द मोमेंट ये आसानी आती है तो बैंक्स will become more aggressive in housing finance. So देखिए, अब ये this idea is very good. I think कि आप लोगों के internal workings के अंदर भी ये होता होगा. How far have you gone or how far has the banking industry gone to get in touch with the regulator and the land authorities कि भाई हमें ये चीज़ करनी चाहिए. Let's implement this to make things better.
इसमें ये कि हमारे फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है रेगुलेटर के साथ भी, अमंग डिफरेंट बैंक्स भी, बैंकिंग के अपने जैसे पीबी एक फोरम है, इसके अलावा डिफरेंट फोरम्स हैं जहाँ पे ये पॉइंट्स टेबल होते हैं और इसके ऊपर काम भी हो रहा है. The point need to understand is कि housing finance is a complex product in a way कि it needs proper infrastructure at bank's end to develop. अभी जैसा मैंने जिक्र किया लो कॉस्ट हाउसिंग की, उसकी जो भी सक्सेस थी दैट वाज बेस्ड ऑन के बैंक्स ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए अक्रॉस द कंट्री और उन्होंने अपनी आउटरीच बढ़ाई. ये जो चीज़ है ये अगर कंटिन्यू रहती है तो इसमें चीज़ें इवॉल्व होती हैं, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आती है. जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि हमारे पास अभी करंटली 4 to 5 वेरिएंट्स हैं विच डिफरेंट बैंक्स आर ऑफरिंग. वी नीड टू इवॉल्व फर्दर प्रोडक्ट्स इन दिस. फॉर एग्जांपल अदर देन पाकिस्तान, आप मिडल ईस्ट में, यूरोप में जाएं तो वहाँ पे ऑफ प्लान फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं टू द एंड यूज़र. जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे घर ले रहे हैं, बैंक उनको फाइनेंस कर रहे हैं. हमारे यहाँ इस सेक्टर में भी काम होने की ज़रूरत है. ऑल्दो देयर इज़ अ प्रोडक्ट जिसके ऊपर भी फर्दर इंप्रूवमेंट्स चल रही हैं, बट इट टेक्स टाइम. इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, बट ये है कि इफ़ यू मूव इन अ राइट डायरेक्शन सूनर और लेटर यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. ठीक है शाहिद सत्तार साहब, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे. अभी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे. आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस. वेलकम बैक. प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं. जी शाहिद साहब, कैटेगरी की बात आप कर रहे थे, मतलब किस तरह किसी की भी ये चेक किया जाता है कि कौन एलिजिबल इसमें है. जैसे कि अभी आपने बात की कि एक डॉक्टर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई इस तरह के लेवल के लोग हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, वो इसमें कितना एलिजिबल होते हैं, या फिर एक शख्स जिसकी 50-60 हज़ार सैलरी है उसको किस तरह आप ये कैटेगराइज किस तरह करते हैं? देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बैंक्स के लिए मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट की रेगुलेटर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये बैंक्स की अपनी पॉलिसीज हैं कि वो इसको कहाँ पे सेट करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ टारगेट मार्केट दे आर गोइंग टू हैव, जिसको वो टैप करना चाह रहे हैं, या किन एरियाज़ में या किन लोकेलिटीज़ में, किन सिटीज़ में वो फाइनेंसिंग करना चाह रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट एरिया एंड दैट सेगमेंट वो उनकी टारगेट मार्केट जब डिवाइस हो जाती है, वो फाइनल हो जाती है, तो फिर वो उस हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सैलरीड लोग, इनकम, ये सारे एक्सेप्टेबल है. इसमें सिर्फ हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ इनकम कैलकुलेशन है. जैसे हमारे मुल्क में सैलरीड बंदे की तो एक सैलरी थ्रू सैलरी स्लिप भी आ रही है, थ्रू बैंक स्टेटमेंट भी आ रही है, बट यूजुअली हमारे मुल्क में मेजॉरिटी ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे कैश में सैलरी आती है, या ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है. फिर देयर इज़ अ गैप बिटवीन द डॉक्यूमेंट दे डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट एंड द इनकम they actually have. So there is a gap as well. So एक तो यहाँ पे इनकम, क्योंकि हमने ये फैसिलिटी है अप टू लाइक 25 years रेगुलेटर इसको अलाउ करता है. So if you going to lend for someone for a good period of 25 years you have to establish के उसकी इनकम क्या है, so that कि वो throughout the period easily अपनी बैंक जो लोन इंस्टॉलमेंट है वो पे कर सके. So ये एक चैलेंज आता है. इसमें बैंक्स ने, जैसा मैंने पहले बताया कि स्टेट बैंक ने भी काफ़ी इसमें फैसिलिटेट किया कि आप इनकम प्रॉक्सी मेथड्स हैं कि आप लो इनकम के जो लोग हैं उनकी भी इनकम कैलकुलेट कर सके, और बैंक उसको कर रहे थे. प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, जैसे आजकल वी आर इन अ हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम, यहाँ पे आके ये जो मिडल टू लोअर इनकम सेगमेंट है दे वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट, कीपिंग इन व्यू के जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं उस प्राइसेस कोलैटरल की प्राइसेस को देखते हुए और इंटरेस्ट रेट को देखते हुए आपकी इनकम रिक्वायरमेंट ऑन द हायर साइड चले जाती है. क्योंकि रेगुलेटर हमें ये एडवाइस करता है कि वी नीड टू कीप 50% ऑफ देयर नेट इनकम एज देयर फॉर देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. अच्छा शाहिद साहब, इसमें एक फिर और भी सवाल है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने अपने अपने दौर में लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स शुरू किए. इसमें बैंक्स का क्या रोल होता है और इसमें बैंक्स किस तरह फैसिलिटेट करता है? जी बिल्कुल. अभी इसमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. नंबर 1 फॉर टू फैसिलिटेट द मैसेज, क्योंकि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे मुल्क में जो घरों की शॉर्टफॉल है, रिक्वायरमेंट है, और इसमें फर्दर इंक्रीमेंट हो रहा है ओवर द ईयर्स. अभी हमने पिछली गवर्नमेंट ने एक लो कॉस्ट हाउसिंग इनिशिएटिव लिया विच वेंट वेरी वेल, और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स वर इन दिस बिजनेस फ्रॉम अर्ली 2000, बट उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं थे, दे वर कन्फाइंड टू लिमिटेड सिटीज़. बट विद दैट प्रोडक्ट इनिशिएटिव बैंक्स ने अपनी आउटरीच बढ़ाई. दे हायर्ड मोर पीपल, वो फ्लेक्सिबल हुए इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसीज. द रेगुलेटर ने डॉक्यूमेंटेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म से लेके
जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की, विच वाज अ गुड थिंग, सो दैट के मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन हो, स्टैंडर्डाइज हो, सो दैट कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो किसी भी बैंक जाए तो उसे मोर और लेस सेम नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उसको पूरी करनी पड़े और सेम नेचर ऑफ फैसिलिटी उसको वहाँ से मिल जाए। सो ये इनिशिएटिव था जिसकी वजह से हमने को मोर देन 80 बिलियन लेंड भी किया, बैंक एस्टैब्लिश दोज इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी इसको करंटली क्योंकि ड्यू टू प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन दिस प्रोडक्ट इज ऑन होल्ड, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जल्दी दोबारा रिज्यूम हो और हम इस पर काम करें। सो शायद इसके अंदर एक अभी इंसेंटिवाइज आप हुए, इसमें आप इंडस्ट्री हुई, SCC स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मेरा ख्याल है इनके ऊपर एक आप लोग बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर कैप भी किया था कि भाई you have to distribute 5% और 7% of your whole portfolio, ये आपको करना पड़ना था, जिसकी वजह से फिर ये सारी जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दें। दूसरा मुझे ये थोड़ा सा इस पर रहनुमाई करें कि जो हमारी जो इनको इंटरेस्ट रेट्स थे जो इस स्कीम के थ्रू होने थे वो तो बड़े नॉमिनल से थे, बट हमारे जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी और बाद में वो ज़्यादा हैं। तो ये तो क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज़ नहीं कर रहा था, और गवर्नमेंट गिवन के ये आपकी हालात इस इकॉनमी के इस तरह के हैं, क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है जो फुलफ़िल कर सकती है इस चीज़ को कि गवर्नमेंट की सब्सिडी से जो है वो बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस हो रही हो? जी, इसमें जो पहला आपका पॉइंट था कि ये जो टारगेट्स थे, बिल्कुल रेगुलेटर ने इनिशियली बैंक्स को पुश किया था फॉर कि आप 5% ऑफ योर प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर जो लैंडिंग है आपका हाउसिंग का पोर्टफोलियो, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन का पोर्टफोलियो जो है वो 5% तक होना चाहिए। लेटली इट वाज इंक्रीज अप टू लाइक 7%। अच्छा, इससे होता ये है कि जिस तरह अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि हाउसिंग जो फाइनेंस है ये जब इंक्रीज करता है तो ये हाउसिंग सेक्टर की डेवलपमेंट को बढ़ाता है। राइट नाउ जिस तरह पाकिस्तान में मैंने बताया कि लेस देन 5% ट्रांजैक्शंस जो हाउसिंग सेक्टर में हो रही हैं वो थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से हो रही है, रिमेनिंग जो है वो लोग खुद कर रहे हैं। अब अगर बैंक्स ने इसके पे सब्सिडी रेगुलेटर ने दी टू मेक इट वेरी कन्वीनियंट फॉर एंड यूज़र, जैसे 5% और 7% फिक्स्ड मार्कअप चार्ज हो रहा था फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स टू द एंड यूज़र, और बैंक्स को उस पर एक सब्सिडी मिल रही थी। आई अंडरस्टैंड कि अभी आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो करंट रेट है उसके ऊपर अगर आप ये सब्सिडी इस रेट के ऊपर कैलकुलेट करें इट मेक्स अ ह्यूज अमाउंट, बट हम इसको लेट्स सपोज हम 5-7 से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इसको 7-9 पे ले आते हैं या 9-12 पे ले आते हैं, इवन देन इट विल बी मोर कन्वीनियंट रादर देन कि हम आज लेट्स सपोज डिफरेंट बैंक्स इसको हाइब्रिड रेट के ऊपर ऑफर कर रहे हैं, कुछ बैंक इसको फ्लोटिंग रेट के ऊपर ऑफर कर रहे हैं विच गोज अराउंड 20-22-23% रेट फॉर द एंड यूजर विच इज़ ह्यूज, जो कि उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर वो क्लब हो जाती है चीज़ विद द ओवरऑल इन्फ्लेशन वी हैव इन द कंट्री राइट नाउ, तो वो भी एक कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम को सवेरली इम्पैक्ट कर रही है। सो सब्सिडी बैंक जो गवर्नमेंट है वो उसको देनी चाहिए सेक्टर के लिए, क्योंकि ये सेक्टर अगर ग्रो करता है तो इससे आपकी ओवरऑल जो हाउसिंग सेक्टर की डेवलपमेंट से जो अलाइड इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, सो एक एक्टिविटी जनरेट होती है इन द इकोनॉमी विच विल बी अल्टीमेटली लाइक ये जो इम्पैक्ट है इस अमाउंट का सब्सिडी का वो ऑफसेट हो जाता है विद द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, शायद भी मुझे ये बताएं इसके अंदर एक अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज भी किया, रेगुलेटर को करना भी चाहिए, हाउसिंग लो कॉस्ट हाउसिंग हमारी नीड भी है, उसके अंदर सब्सिडीज़ आएंगी, गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इस तरह की पॉलिसीज़ को जो है वो इंश्योर कराती है फॉर द कॉमन गुड। यहाँ पे हमने ये भी बात की कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो है वो एक कैश इकोनॉमी है, सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क for the banks to make those infrastructures, to do those due diligence, जिसकी वजह से एक ओवरऑल कॉस्ट आती है बैंक को। ये तो सारी बातें हो गई, बट क्या आपके ख्याल में द फैक्ट कि हम लोगों की जो सबसे बड़ा जो हमारा जो बोरोअर है बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का, वो गवर्नमेंट खुद है, क्या उसकी वजह से ये बड़ा आसान नहीं हो जाता कि भाई द बैंक्स मेक देयर मनी जस्ट बाय गिविंग द मनी टू
द गवर्नमेंट, और फिर इंसेंटिवाइज इतना वो नहीं रहते कि यार अब ये मुश्किल काम भी करें, लोगों को ये डिफरेंट तरह की फाइनेंसिंग दें। बिल्कुल आपने सही कहा है, पार्टली ये चीज़ रोल प्ले करती है, बट जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप देखिए बैंक्स के जो लेंडिंग पोर्टफोलियोज होते हैं उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इफ़ यू गो फॉर लाइक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो आपकी बुक साइज होता है उसके अंदर ऑटो फाइनेंस है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, लाइक पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, और ये होम लोन के प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम होम लोन को आइसोलेशन में देखें तो इट्स अ रेवेन्यू मेकिंग प्रोडक्ट फॉर द बैंक, सो बैंक्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। द ओनली चैलेंज इज दिस के गवर्नमेंट जो है वो एक सोशल वेलबींग या सोशल वेलफेयर के एक मोटिव के साथ चल रही होती है, वेयर एज बैंक्स है ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, दे कैलकुलेट द रिस्क एंड द रिटर्न थिंग। इस प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये सेक्शन 15 के आने से एक बड़ी इंप्रूवमेंट हुई, बैंक्स बिकम मोर एग्रेसिव कि अब हमारी जो रिकोर्स होगी प्रॉपर्टी के जो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट हमारा जो रिकोर्स है वो इम्प्रूव होगा, तो बैंक्स इसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हुए, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी सी लीनियंट की। लाइकवाइज अगर रेगुलेटर थोड़ा सा इंकरेज करे और इसको साइमल्टेनियसली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी करे बैंक्स को टू गो फॉर दिस फाइनेंसिंग, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी जो प्रिविलेज जो जिस भी सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस होता है वो उस पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं। वो इट स्टार्ट फ्रॉम सेपरेटिंग के उनकी रेगुलेशंस, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट करें, फिर उस पर इंसेंटिवाइज करें बैंक्स को और थोड़े से टारगेट सेट करें सो दैट के बैंक्स उस तरफ आएँ। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बिफोर 2020 देयर वर फ्यू बैंक्स ऑफरिंग दिस प्रोडक्ट्स इन लिमिटेड सिटीज़। व्हाट हैपेंड? यही मुल्क है, यही बैंक्स हैं, यही अवाम है। सही। अचानक से आपकी जो एक एक्टिविटी जनरेट हुई मार्केट में, और जैसा मैंने कहा कि आउट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 400 बिलियन 80-85 बिलियन बुक्ड इन दीज 2.5 ईयर्स। ऐसा क्या हुआ? होता यह है कि जब एंड यूज़र के लिए एक प्रोडक्ट अफोर्डेबल बना दी जाती है और बैंक्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि आप आउटरीच अपनी बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, सो अल्टीमेटली एक एक्टिविटी जनरेट होती है। वी नीड टू कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इट नीड्स कंटिन्यूटी। ये हैपहैज़र्डली या विद ब्रेक्स नहीं सक्सेसफुल हो सकता। वी नीड कंटिन्यूटी फॉर ओवर लाइक 5, 10, 20 ईयर्स सो दैट के इसके अंदर फिर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। अच्छा। अभी जिस तरह हमने कहा कि डिफरेंट अभी हम 4 वेरिएंट्स ऑफर कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ रूम ऑफ मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल जो कि हम कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, तो शाहिद साहब इसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी आप देते हैं? अच्छा, इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अभी प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक रोशन अपना घर और रोशन अपना कार के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किए थे टू फैसिलिटेट द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़, जो कि अभी करंटली कंटिन्यू भी है। उसमें यह है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं दे कैन अवेल हाउसिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान विदाउट कमिंग टू पाकिस्तान इवन। वो हमारे जो तमाम बैंक्स के पोर्टल्स हैं दे जस्ट गो ओवर देयर और वहाँ पे वो डिजिटली एप्लीकेशन फिलअप करते हैं और वो यहाँ पे थ्रू पावर अटॉर्नी वो प्रॉपर्टीज बाय भी कर सकते हैं और इजीली वो जो फंड्स हैं वो रिपेट्रेबल हैं टू देयर कंट्री ऑफ स्टे एज वेल। सो गवर्नमेंट ने इस पर बहुत काम किया है और बैंक्स ने इसको काफ़ी हद तक डिजिटलाइज भी कर दिया हुआ है और बैंक्स इसके अंदर काफ़ी बिजनेस कर भी रहे हैं right now, or people show interest because they want to live to have a house in their home country, so it's a good product। और ये अगर हम इसको कंपैरिजन करें एक तो इंडिया से, हमारे पड़ोसी मुल्क से या बाहर के मुल्कों से, तो पाकिस्तान में इसका कितना ज़्यादा स्कोप कह लें या फिर लोगों का इंटरेस्ट इसमें कितना है मॉर्गेज हाउसिंग में? अगर इंडिया में, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि इंडिया में 12 से 13% जो है मॉर्गेज हाउसिंग होती है, तो बाहर के मुल्कों से और फिर इंडिया से पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है? देखिए, ओवरऑल ये है कि जहाँ तक कस्टमर्स के इंटरेस्ट की बात है या बैंक्स की उनको फैसिलिटेट करने की बात है, वो तो चीज़ हमारी इस्टेब्लिश हो गई कि व्हेन वी हैड दैट लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, सो इट वेंट वेरी वेल। सो द पोटेंशियल इज़ देयर। नंबर 2 कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग डिमांड है, वो भी सपोर्ट करती है इसकी ग्रोथ को। इंडिया और हमारा मोर लेस सोशल फैब्रिक सेम है, बट आप ये देखें कि यू राइटली मैंशन के 13 to 14% मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो अगर इंडिया में है, व्हाई वी आर स्टैंडिंग एट लेस देन 1%? मीन्स दैट वी डिडंट लुक इनटू दिस साइड वेरी लाइक, हमने इसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये चीज़ इग्नोरेंस में रही है और ये कभी भी जो गवर्नमेंट्स की या बैंक्स की साइड पर ये प्रायोरिटी सेक्टर नहीं रहा।
जैसे ही इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इसको देखा और बैंक्स ने उस पर रिएक्ट किया, इसको प्रायोरिटी दी, तो आपने देखा, विटनेस किया कि इसके अंदर काफ़ी बूम आया. सो पोटेंशियल इज़ देयर. हमें थोड़ा सा रिकोर्स वाली साइड, जैसा मैंने बताया कि बैंक्स दे गो फॉर, अगर वहाँ लेस डॉक्यूमेंटेशन हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, जहाँ बैंक्स को ये सिक्योरिटी हो कि वो अगर किसी को फाइनेंस कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम लेटर स्टेज पे नहीं होगा. So it's basically making it easy for both the banks and the consumer. Exactly. उससे फर्क पड़ेगा. यहाँ पे इस्लामिक हाउसिंग का कोई कॉन्सेप्ट है? How does that come into effect in ये हाउस फाइनेंस के अंदर? और क्या ये एक सोशल इशू जो है वो क्या आपको सामने आता है? क्या इसकी वजह से भी लोग, क्या हमारे 1% जो है वो जो लोग हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, क्या उसकी वजह ये भी है? पार्टली आप कह सकते हैं, क्योंकि हाउसिंग बेसिक जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, इसकी अपनी मार्केट है जो कि ग्रेजुअली ग्रो भी कर रही है. सो इसको आप, ये एक फैक्टर अपनी जगह एक हकीकत है. और लोग अब हम ये चैलेंजेस भी फेस करते हैं कि लोग हमसे यूजुअली दे आस्क फॉर द इस्लामिक मोड ऑफ जो फाइनेंसिंग है, या इस्लामिक सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइनेंसिंग सेक्टर में दे वांट टू हैव इट, जो कि अभी डिफरेंट इस्लामिक बैंक्स वो ऑफ़र भी कर रहे हैं. सो बट ये कहना कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है या एवरीबडी वांट्स दैट थिंग, तो ऐसा नहीं है. कमर्शियल बैंक्स दे आर डूइंग गुड एंड दे हैव अ वेरी कंसिडरेबल शेयर इन ओवरऑल हाउसिंग पोर्टफोलियो एज वेल. अगर आप देखें तो HBFC का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट शेयर है इट डिक्लाइंड, और कमर्शियल बैंक्स ने उसको रिप्लेस किया है, both Islamic and conventional banks. So there is a potential. शाहिद सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मॉर्गेज के हवाले से आपने काफ़ी डिटेल में हमें बताया है कि आम आदमी किस तरह बैंक से लोन लेकर अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकता है. आज के प्रोग्राम से इतना ही. मुझे और शहरियार को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.